कंप्लीट किया है जिसमें पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने मोल फाइंड आउट करना या फिर कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, ये सारी चीजें डिस्कस किए थे। एक मोल में कितने सब्सटेंस होते हैं, कितने एंटिटीज होता है वन मोल में, ये सब चीज डिस्कशन था। जो सेकेंड पार्ट था उसमें वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग जितने सारे लॉ डिस्कस किए गए हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, जो बेसिक लॉ है जो कि 9th 10th में ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस जितने सारे थे वो पार्ट हमने कवर किया था। और उसके बाद कुछ टर्म्स थे, एवरेज एटॉमिक मास, मीन मॉलिक्यूलर मास, इस टर्म्स को डिफाइन किए थे हम लोग पिछले क्लास में। एवरेज एटॉमिक मास क्यों लिया जाता है, कब लिया जाता है एवरेज एटॉमिक मास, और मीन मॉलिक्यूलर मास का क्या कॉन्सेप्ट है। तो एवरेज एटॉमिक मास जनरली जो है वो आइसोटोपिक एटम्स जो होते हैं वो आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। और जो मीन मॉलिक्यूलर मास होता है सर, मीन मॉलिक्यूलर मास इसलिए इस केस में कैलकुलेट करना पड़ता है जब हम किसी एक कंटेनर में मल्टीपल गैसेस को, मल्टीपल कंपाउंड को एक साथ रखते हैं और उस समय हमें पूछा जाता है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो वहां पे तो सिंगल कंपाउंड है नहीं सर। अगर कंटेनर है और कंटेनर के अंदर अगर आपके पास N2 भी है, O2 भी है, H2 भी है, और यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर मास पूछा जाता है, तो हम किसका मॉलिक्यूलर मास बताएंगे, N2 का, O2 का या H2 का। द मीन मॉलिक्यूलर मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इंडिविजुअल का मास कैलकुलेट करते हैं, N2 का मास करते हैं, टोटल N2 का मास कितना है, H2 का मास कितना है, O2 का मास कितना है, और सबका एवरेज निकाल देते हैं। तो ये केस होता है जहाँ पे हमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास का रिक्वायरमेंट होता है। आज का जो टॉपिक का डिस्कशन था हमारा वो था स्टोइकियोमेट्री। सो आई होप कि आप लोग जितने लोग ज्वाइन किए बेसिक्स 9th में जो भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उससे तो थोड़ा सा आप लोग कन्वीनियंट होंगे ही, कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सब चीजें तो पढ़े होंगे। अगर आप बहुत डिटेल में नहीं पढ़े हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है आपको, ठीक है। प्रॉब्लम जाएगा कि अगर मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक नॉलेज अगर नहीं है कि मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक मोल में कितने एंटिटीज होते हैं, उसमें अगर थोड़ी सी ग्रिप नहीं है तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम जा सकता है। इसीलिए हम थोड़ा सा बेसिक मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला एक आध डील करेंगे, लेकिन हम आज जो टॉपिक टीच करेंगे वो हमारा स्टोइकियोमेट्री होगा। स्टोइकियोमेट्री, ठीक। तो कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव होगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपका बोर्ड लेवल, आपका जो बोर्ड का पोर्शंस होता है जिसमें हमें थ्योरी लिखना होता है, और जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम होता है जिसके लिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाते हैं, वो कंप्लीट दोनों ही कवर होगा। इसीलिए कंप्लीट नोट्स बनाएंगे पर। ओके, स्टोइकियोमेट्री करने से थोड़ा सा हम आपको बता दें। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या सब अवेलेबल होता है। नंबर ऑफ मोल्स अगर हम कैलकुलेट है तो नंबर ऑफ मोल्स का सबसे बेसिक और फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। गिवन मास और मोलर मास, जो बेसिक फॉर्मूला होता है मोल्स कैलकुलेट करने का वो है गिवन मास बाय मोलर मास। जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं क्लास वो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जो पहले से बच्चे अटेंड किए हुए हैं मेरे क्लास उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो थोड़ा सा मैं एक रिव्यू दे रहा हूँ आपको, आराम से देखिएगा थोड़ा। अगर आप इसके लिए देखें, मैं अगर आपको बोलूं कि सर एज ए एग्जांपल 44 ग्राम ऑफ CO2 गिवन है आपके पास, राइट। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 यू हैव टू कैलकुलेट। तो क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के लिए। सर ये क्या है, 44 ग्राम क्या है, गिवन वेट है, गिवन वेट 44 ग्राम है। मोलर मास ऑफ CO2 कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन, वी नो 12 ग्राम, plus mass of oxygen 16 gram, but number of atom of oxygen is 2, so 2 into 16 gram, so it is 12 plus 32, that is 44 gram. So molar mass भी 44 ग्राम है और गिवन मास भी 44 ग्राम है। तो अगर हमें यहाँ पे CO2 का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है जिसको जनरली स्मॉल n से दिखाते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 is 44, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 44, that is 1 मोल। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत है। अगर हमें पूछता है कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4
नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, इसमें अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 49 ग्राम ऑफ H2SO4। क्या हमें 49 ग्राम गिवन मास गिवन है H2SO4 का? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अगर कैलकुलेट करना है तो गिवन मास इज 49 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4। हैव वी कैलकुलेट मोलर मास? तो सर 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम, सो 2 into 1 प्लस mass of sulfur is 32 gram plus 4 into mass of oxygen is 16 gram. So it is 2 gram plus 32 gram plus 64 gram. कितना आ जाएगा ये? 8 और 9, 98 ग्राम। क्लियर है ये? So molar mass is 98 gram. How much mole it is? 1/2 और 0.5 मोल। क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर हुआ? गिवन मास बाय मोलर मास से मोल कैलकुलेट करते हैं, क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? सो अगर हमें मास अगर हमें मोल्स गिवन हो तो क्या हम नंबर ऑफ मोल्स अगर गिवन हो तो क्या हम उसका मास निकाल सकते हैं? अगर हमें गिवन है 3 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो व्हाट इज द मास ऑफ NaOH? मास ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे बताइए? मास ऑफ NaOH कैसे करेंगे? लेट कर लीजिए कि मास ऑफ NaOH x ग्राम है। क्या हम सेम फॉर्मूला यूज कर पाएंगे कि नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज इक्वल टू molecular given mass of NaOH which we have to find out. And what is the molar mass of NaOH? How we calculate the mass of NaOH? तो सोडियम का मास कितना होता है? मास ऑफ सोडियम एटम 23 ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन पता है आपको 16, मास ऑफ हाइड्रोजन पता है 1, सो इसका हो जाएगा 23 प्लस 1 हाइड्रोजन प्लस 16, कितना आ जाएगा ये? क्या ये 40 ग्राम होगा? करेक्ट है ये? हाँ जी सर। सो व्हाट इज x? 120 ग्राम। सो 3 मोल NaOH का मास कितना होने वाला है? 120 ग्राम। तो क्या ये एक फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्या ये क्लियर है सबको? एक ओवरव्यू है, रफली आपको अगर नोट करने का लगे तो आप ये नोट कर सकते हैं, नहीं लगे तो इसको आराम से समझिए क्योंकि ये मुझे एसटीपी को डील करने में हेल्प करेगा। दैट्स इट। सो मास गिवन मास के है। जो दूसरा फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ गैस। कब? एट एसटीपी इट इज नेसेसरी, एसटीपी कंडीशन पे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय volume of gas at STP divided by molar volume. And what is molar volume? Molar volume of any gas at STP is 22.4 liter, or either you say 22.4 decimeter cube. क्लियर है ये चीज? तो इसके लिए अगर आपको मैं एक आध एग्जांपल दिखा दूं डील करके, कि एग्जांपल कुछ ऐसा है सर कि हमें निकालना है 44.8 liter of CO2 that is given. What is the moles? It is given. Calculate number of moles. Calculate number of mole. कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सर गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है, इज इट एट एसटीपी? ऑफ कोर्स इज इट एट एसटीपी। अगर ये एसटीपी कंडीशन नहीं गिवन है वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है? सो एसटीपी पे ही ये वॉल्यूम गिवन होगा, अदरवाइज अगर कोई अदर टेम्परेचर प्रेशर पे होगा वो वॉल्यूम तो हमें वो टेम्परेचर प्रेशर मेंशन होगा, फ्रॉम दैट वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी। P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 by T2। आई थिंक ये रिलेशन आप लोग 9th में पढ़े होंगे, 9th या 10th में, तो उस रिलेशन से आप वॉल्यूम एट एसटीपी निकालेंगे पहले, राइट? नहीं, अगर डायरेक्ट एसटीपी पे वॉल्यूम गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस वॉल्यूम इज एट एसटीपी, देन ओनली वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। Okay, so number of moles of CO2 is equal to volume at STP given 44.8, 44.8
divided by molar volume that is 22.4. Both are in liter, no problem, both are in liter, so it is 2 mole. कोई प्रॉब्लम? ये जो एसटीपी पे वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम होता है 22.4, that is in that volume is independent of their independent of the nature of the gas or the atomicity of the gas. चाहे वो CO2 है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और O2 है, और N2 है, और Cl2 है, और H2O गैस है, राइट, SO3 है, सो कोई भी गैस है सर, कोई भी गैस है, irrespective of their atomicity, the 1 mole of that gas occupy 22.4 liter at STP. Clear? Anu, it is from mid for me. I can't able to understand. Anu, try to understand. It is not. This topic is not from mid. अभी जो हम डील कर रहे हैं उसमें हम सिंपल सा कोई ऐसा लॉजिकल चीज नहीं बता रहे हैं. हम अगर एक सिंपल सा फॉर्मूला बोल रहे हैं, अगर हम इस फॉर्मूला को नहीं समझ पा रहे हैं तो कुछ देर के लिए हम इस फॉर्मूला को एज अ मगअप करके यूज कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर. अगर ये फॉर्मूला होता है, इफ इट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, then we can only substitute values and calculating the number of moles. मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. अब ये फॉर्मूला कहां से आया, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल के लिए, अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब उसमें हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं उस इसे एक्सेप्ट कर लें कि नंबर ऑफ मोल्स का ये फॉर्मूला होता है. देन अगर हमें गिवन मास गिवन है और मोलर मास हमें निकालना आता है, एटम का मास हम क्वेश्चंस में आपको दे रहे हैं कि अगर CO2 गिवन है तो आपको कार्बन का मास पता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास पता है, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम पता है. आई होप ये पता है, और अगर नहीं पता है तो हम क्वेश्चंस में ये मेंशन कर रहे हैं. इन दैट केस वी कैन इजीली कैलकुलेट द मोलर मास, और हम इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास के फॉर्मूला में पुट अप कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं. स्टोइकियोमेट्री पे डायरेक्ट नहीं जाने से पहले हम आपको दो मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला लिख के और उसको डील कैसे करते हैं वो हम इसीलिए तो समझा रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो. जब हम इक्वेशन लिखेंगे और इक्वेशन में मोल रिलेशन तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. क्या इस फॉर्मूला में दिक्कत है, या हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है? बोलिए. अगर सरेंडर करेंगे खुद समझ नहीं सकते तो फिर तो नहीं समझ सकते. ट्राई कीजिए. अगर कोई पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो बोलिए कि इसको ये पॉइंट कैसे हुआ, मैं एक्सप्लेन करूं फिर से उसको अनदर वे में. और अगर प्री कंसीव नोशन होगा कि नहीं सर हम समझ ही नहीं सकते, हमारा इन बिटवीन क्लास है, तो फिर तो कुछ कैसे समझाएंगे, फिर तो नहीं समझा सकते. अगर पहले से ऐसा समझ के बैठेंगे कि नहीं सर हम तो समझ ही नहीं सकते, ये तो मिडिल क्लास से शुरू हो रहा है. एक फॉर्मूला हमने लिखा है, उस फॉर्मूला का एप्लीकेशन हम बता रहे हैं, और जो भी एप्लीकेशन हम बताए हैं वो सारे सिंपल एप्लीकेशन है. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम. मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर हर गैस के लिए एप्लीकेबल है, हर गैस के लिए होता है एसटीपी पे. वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी क्वेश्चंस में गिवन होता है. ये एक जनरल सा केस हम लिए हैं. अब इस तीन तीन टर्म्स में से कोई दो टर्म्स अगर गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मोलर वॉल्यूम हमें पता है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल सकते हैं. और अगर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. दैट्स इट. अनु, क्या प्रॉब्लम है, बोलिए. अनु टू एवरी, नॉट इन मीटिंग आई थिंक. ओके. जो लोग अभी मीटिंग में हैं उनको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम?
और किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है। सो स्टोइकियोमेट्री का जो पहला हम लिखने जा रहे हैं वो है हमारा रिलेशंस। क्या क्या रिलेशंस हमें किसी केमिकल इक्वेशन में ढूंढना है? रिलेशन, पहला रिलेशन होगा हमारा मोल मोल रिलेशनशिप। मोल रिलेशन। सेकेंड वी आर डूइंग डीलिंग मास मास रिलेशन, मास मास रिलेशन। थर्ड जो रिलेशन करेंगे वो है अपना वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। फोर्थ मास मोल रिलेशन। मास मोल रिलेशन। एंड द फिफ्थ इज वॉल्यूम मोल्स या फिर मोल वॉल्यूम रिलेशन। मोल वॉल्यूम रिलेशन। ओके। तो किसी भी इक्वेशंस में ये सारे रिलेशनशिप को हमें डील करना है कि कैसे उसे इसको। लेट्स इक्वेशन ऑफ बर्निंग ऑफ मीथेन। बर्निंग इक्वेशन ऑफ मीथेन। मीथेन हाइड्रोकार्बन है, इसको आप ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, क्या प्रोडक्ट देगा? CO2 प्लस H2। राइट। अगर बैलेंस करना है हमें तो कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। सो टोटल ऑक्सीजन इज 4। हियर वी राइट 2। इस इक्वेशंस में हमें ये सारे रिलेशनशिप को डील करना है कि कैसे हम इसको पढ़ते हैं इस इक्वेशंस के लिए। फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री वी कैन राइट फर्स्ट क्या है हमारा? मोल मोल रिलेशनशिप। अब यहाँ पे देखिए अगर कुछ भी मल्टीपल में नहीं है तो वी से कि यहाँ पे मल्टीपल में 1 है। CO2 में कुछ भी नहीं है तो मल्टीपल में 1 है। सो इस इक्वेशंस को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, 1 मोल ऑफ मीथेन burns in presence of 2 mole of oxygen gives of carbon dioxide and 2 mole of H2 water। लिख सकते हैं हम इसको। सो मोल मोल रिलेशनशिप हम ऐसे डील करेंगे इसको, 1 मोल ऑफ मीथेन 1 mole of methane, and you write burns because it is a burning equation of methane, or we write reacts with, so burns in 2 mole of oxygen, 2 mole of O2 to give 1 mole CO2, 1 mole carbon dioxide and 2 mole water, 2 mole water। राइट। सो अगर हमें इस इक्वेशंस में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन देता है कि सर अगर हम 4 मोल ऑफ मीथेन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन में तो हाउ मच मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड, तो हम इजिली लिख पाएंगे इस रिलेशनशिप से कि अगर 1 मोल कार्बन 1 मोल मीथेन 1 मोल मीथेन प्रोड्यूसेस 1 मोल CO2, तो 4 मोल मीथेन प्रोड्यूसेस हाउ मच मोल्स ऑफ CO2 बताइए? 4 मोल CO2। 4 मोल CO2 प्रोड्यूस करेगा ये। राइट। अगर H2O पूछ रहा है तो 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ H2O, सो 4 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 8 मोल ऑफ H2O। राइट। तो हमें इक्वेशंस को पढ़ने आना चाहिए कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देख
ये कैसे लिख पाएंगे कि ये जो मल्टीपल है, ये जो मल्टीपल में है, ये 1 2 1 2, ये जो मल्टीपल में है दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। सो कोफिशिएंट की हेल्प से हम ये चीज लिख पाएंगे कि 1 मोल ऑफ मीथेन बर्न्स इन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर। क्लियर है? ये सेकेंड रिलेशनशिप था अपना मास मास रिलेशनशिप। अब इसको हम मास में कैसे डील करें? तो मीथेन का मास कितना है? मीथेन का मोलर मास सबको निकालने आता है। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1 और 4 हाइड्रोजन, सो 4 into 1, टोटल हो गया आपका 16 ग्राम। हो गया ना? तो 1 मोल मीथेन का मास होता है 16 ग्राम। ऑक्सीजन O2 का मास कितना होता है? तो 16 into 2 32 ग्राम। हम सबका रफली ये चीज कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। 32 ग्राम। देन CO2 का मोलर मास कितना होता है सर? 12 plus 2 into 16 44 ग्राम। H2O का मोलर मास कितना होता है? 2 into 1 plus 16 18 ग्राम। दीज आर द मोलर मास। तो क्या हम इसको ऐसे डील कर सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 16 ग्राम ऑफ CH4 मीथेन burns in how much of oxygen? So सर ऑक्सीजन का मोलर मास 32 है and the stoichiometric coefficient is 2. 2 into 32. So 2 into 32, we can write 64. 64 gram of O2. 16 gram of methane. That's 64 gram of O2 for complete combustion. Right? To produce or to give, to produce how much gram of CO2? 1 mole CO2. And what is the mass of CO2? 44 gram. So 44 gram of CO2. And how much moles of H2O? 2 moles of H2O. And what is the total mass of H2O? 1 mole of H2O having mass 18 gram. 2 mole of H2O having mass 36 gram. So 2 into 18, 36 ग्राम। तो ये स्टेटमेंट समझ में आया कि अगर हमें किसी क्वेश्चंस में मीथेन का मोल्स ना दे करके हमें पूछेगा कि 32 ग्राम मीथेन को हम सफिशिएंट ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं, बताइए CO2 कितना प्रोड्यूस होगा या वाटर कितना प्रोड्यूस होगा? तो क्या हम बता सकते हैं कि सर अगर आप 32 ग्राम मीथेन लिए हैं दैट मींस 2 मोल। सो हम लिख सकते हैं कि तो हम मोल में नहीं जाएंगे। अगर हम एक सिर्फ मोल मोल रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो क्या होगा कि जब मास गिवन होगा क्वेश्चन में तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दैट मास इनटू मोल, देन वी डील इनटू मोल एंड ऑप्शंस जो हमारे गिवन होंगे वो भी हमें ग्राम में गिवन होगा, तो हमें मोल्स में आंसर आएगा, फिर से हमको उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अगर मास गिवन है तो हम डायरेक्ट मास टू मास रिलेशन में डील करेंगे कि सर 64 ग्राम मीथेन दिया हुआ है तो हम या 32 ग्राम मीथेन गिवन है तो हम डायरेक्ट डील करेंगे कि 16 ग्राम मीथेन CO2, तो 32 ग्राम मीथेन प्रोड्यूस 44 into 2। आ रहा है बात समझ में? तो अगर क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट है कि सर क्वेश्चंस में हमें ग्राम में गिवन है, वेट गिवन है, हमें किसी भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का वेट गिवन है और उसके बिहाफ पे हमें दूसरे जो क्वांटिटी है और रिएक्टेंट है उससे ही निकालना है तो हम उसमें नहीं जाएंगे, वो मोल रिलेशनशिप नहीं करेंगे, हम वहां करेंगे। दैट्स इज द टारगेट टू गिव दिस 5 रिलेशनशिप कि अगर हमें मोल्स में गिवन है और आंसर हमें मास में पूछा है हम आंसर वो क्या लेंगे फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। यस दैट इज आल्सो वन अप्रोच, बट वो हैक्टिक है। क्यों करेंगे? जब डायरेक्ट हम डील कर पा रहे हैं कि मोल्स को मास में, मास को मोल्स में डायरेक्ट कर लेंगे, क्या जरूरी है कि मोल से मोल निकालें फिर हम उसको मास में कन्वर्ट करें? समझ रहे हैं क्यों हमें ये जाना पड़ रहा है इस सारी चीजों से? थर्ड रिलेशनशिप हम लोग क्या लिखे थे? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, ऑलवेज अप्लीकेबल एट एसटीपी। 22.4 लीटर जब भी हम यूज करते हैं एसटीपी पे यूज करते हैं, अदर टेम्परेचर प्रेशर पे वैल्यू बदल जाएगा। सो थर्ड पॉइंट हम ये लिख रहे हैं 1 मोल ऑफ मीथेन है समझने के लिए, तो मीथेन का एसटीपी पे वैल्यू कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 22.4 लीटर CH4 मीथेन burns in how much oxygen? 2 mole of oxygen means 2 into 22.4 means 44.8 liter of O2 to produce how much volume of CO2? 1 mole na 22.4 liter of CO2 and
that H2O must be in gaseous state, not in liquid state. So 2 mole of H2O means 2 into 8, sorry, not 18, 22.4 liter. That is the molar mass, 22.4. That is equal to 44.8 liter of H2O at STP. This is important. At STP. We can write, or we can read this equation in this way: 22.4 liter of methane burns in 44.8 liter of oxygen, exactly to produce 22.4 liter of CO2 and 44.8 liter of H2O water vapor at STP. फोर्थ स्टेटमेंट क्या था? रिलेशन हमारा फोर्थ था, रिलेशन हमारा क्या था? फोर्थ रिलेशन हमें लिखना है मास मोल या मोल मास, कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि हमें बोला कि 64 ग्राम ऑफ मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड आउट हाउ मच मोल्स ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस। अब एक साइड रिएक्टेंट का मास दे रहा है, दूसरे साइड मोल्स पूछ रहा है, या फिर पूछ लेगा कि 4 मोल ऑफ मीथेन बर्न्स इन सफिशिएंट ऑक्सीजन गिव्स हाउ मच amount of CO2, how much gram of CO2 produce। तो यहाँ पे हम मास मोल रिलेशनशिप डायरेक्टली यूज करेंगे। हम पहला वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं मास मोल्स के लिए कि मीथेन का मास लेते हैं और इसका मोल्स लेते हैं। सो मीथेन का इस इक्वेशन को हम कैसे करेंगे? इस इक्वेशन को हम लिखेंगे कि सर 16 ग्राम ऑफ मीथेन CH4 burns in how much oxygen? 16 gram of methane burns in 2 mole of oxygen, 2 mole of oxygen O2 to give 1 mole of CO2 and 2 mole of water vapor, 2 mole of H2O. Similarly, we can volume moles relationship. So 22.4 liter of methane CH4 burns in you write the 40.8 liter of O2 to give how much amount of CO2? 1 mole of CO2 and 2 mole of H2। बताइए किसको किसको इस 5 स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है? इस 5 स्टेटमेंट जो भी हम ये 5 स्टेटमेंट लिखे हैं उसमें किसको प्रॉब्लम है और कौन से स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है? बस रिप्लाई कीजिए, थोड़ा टाइम टेकिंग नहीं, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं करेंगे। इस 5 स्टेटमेंट में किसको किसको प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है या आगे बढ़े? एनीवन? शेखर, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? फिफ्थ नंबर पॉइंट रिपीट करना है। सर आप रफली लिखिए यहाँ सामने, CH4 प्लस 2O2 से इक्वेशन आप लिखे थे CO2 प्लस H2O। मैं बोल रहा हूं कि किसी क्वेश्चंस में हमें इंफॉर्मेशन ऐसे गिवन है कि मीथेन का हमें वॉल्यूम दे रखा है कि सर 44.8 लीटर मीथेन दिया हुआ है STP पे, एट STP, और हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू व्हाट? कितना CO2 बनेगा अगर हम 44.8 लीटर एट STP पे मीथेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो? अब ये क्वेश्चन है। एक तो अप्रोच ये होता है कि सर आप क्या करिए, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए। दिस वॉल्यूम इज गिवन, सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन?
तो हम क्या करेंगे, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 44.8 को डिवाइड कर देंगे 22.4 से, वी गेट 2 मोल्स। और यहां से हम डील कर लेंगे कि 1 मोल ऑफ मीथेन gives 1 mole of CO2, so 2 moles of methane gives 2 mole of CO2। तो एक तो अपना ये मोल मोल रिलेशनशिप अगर हमें क्लियर है, तो हम हर जितने भी 4 रिलेशनशिप हम किए हैं ना, उस सबको हम सिर्फ एक मोल मोल रिलेशनशिप से डील कर सकते हैं। बट वो अप्रोच हमारा वैसा नहीं होना चाहिए, हमें हर सिस्टम में ये चारों ही प्रोसेस में हमें अलग इंडिविजुअली डील करना चाहिए। तो एक तो ये तरीका मोल रिलेशनशिप हम समझते हैं, तो हम इसको पहले मोल में कन्वर्ट कर लें, फिर हम यहाँ पे मोल का आंसर कर लें। दूसरा अप्रोच है हमारा कि सर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं इस चीज को, कि हमें यूनिटरी मेथड से पता होगा यहाँ पे कि 22.4 लीटर मीथेन प्रोड्यूस हाउ मच मोल्स, प्रोड्यूस हाउ मच मोल, 1 मोल ऑफ CO2। सर ये कैसे लिख दिया, क्योंकि हमें पता है ना कि 1 मोल CH4 का जो वॉल्यूम होता है एसटीपी पे वो 22.4 लीटर होता है। तो 22.4 लीटर 1 मोल CO2 दे रहा है। 1 मोल CH4 को हम 1 मोल CH4 ना लिख के हम 22.4 लीटर CH4 लिख रहे हैं, तो क्या परेशानी है शेखर? 1 मोल मीथेन को अगर हम 22.4 लीटर CH4 एट एसटीपी लिख रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। तो हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो हो गई ना दोस्त, अगर इतना में इतना, तो 44.8 लीटर CH4 प्रोड्यूस हाउ मच, 1 by 22.4 into 44.8 हो गया ना 2 मोल। क्या दिक्कत है इस स्टेटमेंट में? तो एक तो ये तरीका है, दूसरा हमारा ये तरीका है। अब हो सकता है कि फॉर्मूला वाला तरीका आपको ज्यादा पसंद आया हो, सर मोल में ही ले लीजिए ना, क्यों आप इतना सारा स्टेटमेंट काम करते हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन इजी था ना, तब तो आप यहाँ पे, जब ये छोटा सा इक्वेशन था, बड़े वेल नोन इक्वेशन था, तो आप आसानी से कोई भी चीज यूज कर पा रहे हैं। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जाएगा, जब ये नंबर कॉम्प्लेक्स होंगे, जब ये वॉल्यूम कॉम्प्लेक्स वॉल्यूम ऐसा लिया जाएगा, इस तरह का एग्जैक्टली कैंसल आउट होने वाला वॉल्यूम नहीं लेगा, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होता है चीजों को डील करने में, है ना। यहाँ तो इजी लगेगा सर, फॉर्मूला बेस्ट ही बेटर है ना, क्यों कर रहे हैं आप इतना सारा चीज। बट हमें तो सारे आइडियाज होने चाहिए। क्लियर है अभी 5th पॉइंट? यस सर। चलिए क्लियर है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन करिए, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट 367.5 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 आपको हम इसका मोलर मास दे देते हैं। अगर आपको पोटेशियम का मोलर मास नहीं पता है, क्लोरीन का मोलर मास नहीं पता है, I give you the molar mass, calculated molar mass, that is 122.5 लेना है आपको। 122.5 ग्राम is the molar mass of KClO3। फैन हीटेड अगर इसको हीट किया जाए, 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 को अगर हम हीट करते हैं, तो वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट, क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ O2 इज प्रोड्यूस, how many gram of O2 is produced। और दूसरा क्वेश्चन है, how many liter of O2 is produced at STP। how many liter of O2 is produced at STP। अब इस क्वेश्चंस में जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो ये है कि सर इफ वी कैन नॉट राइट द डिकम्पोजिशन इक्वेशन ऑफ KClO3 देन हाउ वी यूज द स्टोइकियोमेट्री। पहला प्रॉब्लम ये है सर कि KClO3 कैसे डिकम्पोज करता है, अगर ये इक्वेशन हमें नहीं मालूम है तो हम स्टोइकियोमेट्री यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे यूज किया जाता है। अभी आप जब बर्निंग ऑफ मीथेन का बैलेंस्ड इक्वेशन लिखे थे कि 1 मोल ऑफ CH4 1 CH4 2O2 gives CO2 plus 2H2, तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ही आप स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, राइट। तो अगर KClO3 का डिकम्पोजिशन का इक्वेशन हमें नहीं पता है, बैलेंस्ड इक्वेशन, तो हम स्टोइकियोमेट्री यूज नहीं कर पाएंगे। तो पहला डिफिकल्टीज ये है जो मैं आपको बता देता हूं।
क्योंकि इसको अगर आप रॉन्गली लिख लेंगे, अगर आप इसको कोई ऐसे लिख लेंगे KClO प्लस O2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, है ना। तो इक्वेशन अगर गलत होगा तो सारे आंसर्स गलत आएंगे। तो KClO3 का जो डिकम्पोजिशन का इक्वेशन है, कोई बताएंगे मुझे, किसी को पता है? सर KCl KCl प्लस O2 होता है। अब आप इसको अगर बैलेंस करेंगे ना, तो यहाँ पे चूंकि ऑड है तो इसको इवन करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे आएगा 3। देखिए, this is your balanced chemical equation. Now you can apply the stoichiometry on this equation. अब आप stoichiometry इस इक्वेशन पे अप्लाई कीजिए और बताइए कि how much O2 is produced on decomposition of 367.5 ग्राम of KClO3। करेंगे? चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, देखते हैं इसको। सर KClO3 का मोलर मास हमको गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है। क्या निकालना है? हाउ मेनी ग्राम ऑफ O2। ओके, तो मोलर मास के हेल्प से हम लिखते हैं सर। यहाँ पे देखिए सर कि जो मोलर मास है वो 1 मोल का मास होता है और 2 मोल KClO3 डिकम्पोज कर रहा है, तो हम 2 मोल का मास लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि 2 इंटू 122.5 ग्राम, दिस मच ग्राम ऑफ KClO3, राइट। मास ऑफ KClO3 तो प्रोड्यूस होते हैं सर, तो 3 इंटू 32 ग्राम और 3 मोल्स यहाँ पे दिया हुआ है स्टोइकियोमेट्रिक, ये सब समझ आया है। ये जो हम अभी स्टेटमेंट लिखे हैं कि 2 इंटू 122.5 ग्राम डिकम्पोजेस टू गिव दिस मच KClO3, KClO3 decomposes to give 3 into 32 ग्राम ऑफ O2। क्लियर है क्या ये स्टेटमेंट? कोई दिक्कत है? ये 2 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। डन है। सो सर कितना मास गिवन है हमें? 367। सो 367.5 ग्राम of KClO3 decomposes to give how much oxygen? 3 into 32 divided by 2 into 122.5 multiplied by 367.5 ग्राम, दिस मच ग्राम। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से कितना आता है, कोई बताएंगे? कितना आता है इसको सॉल्व करने से, बताइए। अप्रोक्सीमेटली 144 ग्राम आना चाहिए। क्रॉस चेक द आंसर्स। क्या 144 ग्राम आ रहा है? If yes, then this is the answer of question number first. क्लियर? चलिए, अब हमें पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन में, हाउ मेनी O2 is produced at STP, means we have to calculate the volume of O2 at STP। STP पे O2 का वॉल्यूम क्या? मास, इफ वी कैलकुलेट द मास ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड, तो क्या यहां से हम मोल्स ऑफ O2 निकाल सकते हैं क्या? मास ऑफ O2 प्रोड्यूस, मास ऑफ O2 प्रोड्यूस, that we already calculated, that is 144 gram। and what is the molar mass? Molar mass of O2, that is 32 gram। So what is the moles of O2?
मोल्स ऑफ O2 इज गिवन मास बाय मोलर मास। कितना मोल आएगा बताइए? कितना मोल्स आएगा बताइए? 4, 5. 9/2 मोल कर ले। 4.5, yes, 4.5 mole. 9/2 mole. So what is the volume? So volume of O2 at STP is equal to given mole 9/2 multiplied by 22.4. So it is 11.2, 100.8 लीटर। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलिए। तो एक तो ये अप्रोच है, एक हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है। और क्या कर सकते थे इसमें कि हमें गिवन मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 367.5 ग्राम KClO3। that is given, right? If we divide it by molar mass, we get the moles of KClO3. If we divide it by 122.5 molar mass, we get the moles of KClO3. So how many moles of KClO3? बोलिए कितने मोल्स आएंगे? 3 मोल ऑफ KClO3। कोई दिक्कत? मोल्स ऑफ KClO3 आ गया क्या? बोलिए। अब अपने पास एक रिलेशन है कि मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज ऑलवेज इक्वल्स। व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ KClO3? दैट इज 2। एंड व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन? दैट इज 3। सो हम यहाँ पे रिलेशंस लिखेंगे कि मोल्स ऑफ KClO3 divided by stoichiometric coefficient, that is 2, is equal to mole of O2 divided by stoichiometric coefficient 3. So what is the moles of O2? क्या अब यहाँ पे हम ये लिख पाएंगे कि moles of O2 is equal to is 3/2 into KClO3 मोल निकल चुका है, हम 9/2 मोल लिखे। कोई दिक्कत किसी को? अगर हमें ये मोल आ गया तो हम यहीं से मास और वॉल्यूम एट एसटीपी दोनों निकाल सकते हैं। मोल गिवन हो तो मास कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, यू गेट द मास। व्हाट इज द मोलर मास? 32। सो 9/2 into 32, 1690। कितना आ जाएगा ये बताइए? कितना आ जाएगा ये? फर्स्ट आंसर। मोल्स गिवन है, सो वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पे, सो मल्टीप्लाइड बाय 22.4, that is in liter. So 9/2 into 22.4, that is equal to 100.8 liter. These are the two answers. तो एक अपना ये अप्रोच हो सकता है, एक यूनिटरी मेथड का अप्रोच हो सकता है। बोलिए क्या इशू है? कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको प्रॉब्लम होगा रियली में कहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम।
तो इस चीजों को फिलहाल आप देख के चलिए कि सर moles of entities divided by their stoichiometric coefficient in a chemical reaction is always equals. सबके moles of KClO3 divided by 2 equal to moles of O2 divided by 3. This is also equal to the moles of CO2 divided by 1. आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नहीं ना? कोई नहीं है। given mass divided by molar mass we get the moles of KClO3. moles of KClO3 में हमने ये रिलेशन यूज किया तो moles of oxygen आ गया, और जैसे ही moles of oxygen आ गया we get all the answers, that is the mass of oxygen produced and the volume of oxygen at STP produced. ओके चलिए, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो है स्टोइचियोमेट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, ओके, दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। जनरली इसको हम लोग एलआर भी बोलते हैं, एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट। अब क्या सिस्टम है कि इसको समझिए जरा, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में ऐसे कंपोनेंट जो रिएक्शंस में पहले कंज्यूम हो जाते हैं उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। लाइक अगर हम सिंपल सा एक एग्जांपल डील करते हैं पहले, फिर हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे कि सर मीथेन का बर्निंग इक्वेशन आप कैसे लिखे थे? इजी सा इक्वेशन है, ये लिख लेते हैं कि 2O2 इट गिव्स CO2 प्लस 2H2, यही था इक्वेशन। अब क्या है कि एग्जैक्टली इस मीथेन का 16 ग्राम कितने ऑक्सीजन से कंबाइन करता है या बर्न करता है, कितने ऑक्सीजन में? तो 32 इंटू 2, 32 इंटू 2 64 ग्राम, ओके। 16 ग्राम ऑक्सीजन, मीथेन requires 64 ग्राम ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन। ये हमें स्टोइकियोमेट्री सजेस्ट कर रहा है कि सर 16 ग्राम मीथेन को अगर कंप्लीटली कंबशन करना है तो हाउ मच ऑक्सीजन रिक्वायर्ड? 64 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि हमें बोल देगा कि 8 ग्राम ऑफ मीथेन burns in 16 gram of oxygen, find out how many gram of CO2 is produced. अब सबसे पहले हमें यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि सर हम जो ये रिलेशन यूज करेंगे मास मास रिलेशनशिप के 16 ग्राम मीथेन प्रोड्यूस 44 ग्राम CO2, सर ये तो तब होगा ना जब मीथेन इज कंप्लीटली बर्न। जब ये मीथेन 16 ग्राम मीथेन कंप्लीटली ऑक्सीजन में बर्न करेगा तभी तो 44 ग्राम CO2 फॉर्म करेगा। बट यहाँ पे जो डेटा गिवन है, क्या ये 8 ग्राम मीथेन कंप्लीटली बर्न कर रहा है? ये मुझे चेक करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखिए 16 ग्राम मीथेन को बर्न करने के लिए, कंप्लीटली बर्न करने के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो 8 ग्राम को बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा? 32 ग्राम। बट हमें ऑक्सीजन गिवन कितना है क्वेश्चन में? 16 ग्राम। तो दिस ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। इसी केस के लिए इस ऑक्सीजन को बोला जाता है एलआर। सर ये तो पहले कंज्यूम हो जाएगा, कंप्लीट मीथेन तो बर्न हो ही नहीं पाएगा। तो फिर हम यहाँ पे ये डील नहीं कर पाएंगे कि 16 ग्राम से 44 ग्राम तो 8 ग्राम से कितना CO2 बनेगा, हमारा आंसर गलत हो। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि समझ में आया? ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या है समझ में आ रहा है? सर सफिशिएंट दोनों ही चीज, स्टोइकियोमेट्री हमें सजेस्ट कर रहा है कि 16 ग्राम अगर मीथेन ले रहे हैं तो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन। अगर आप इससे कम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, पहले कंज्यूम हो जाएगा, कंप्लीटली मीथेन बर्न नहीं होगा। अगर आप इससे ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं दैट मीन 64 ग्राम से अगर ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं दैट मीन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एक्सेस, सो ऑक्सीजन कंप्लीटली कंज्यूम्ड नहीं होगा, मीथेन बिकम्स लिमिटिंग रिएजेंट इन दैट केस। क्या ये एलआर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? सो सर ये CO2 कितना बनेगा दैट डिपेंड्स ऑन एलआर, क्योंकि एलआर जैसे लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ही कंप्लीटली कंज्यूम होगा प्रोडक्ट बनना खत्म हो जाएगा। सर अगर ऑक्सीजन कंप्लीटली बर्न हो, ऑक्सीजन कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो रेस्ट ऑफ द, और अगर रेस्ट ऑफ द बर्न नहीं हो रहा है तो CO2 प्रोड्यूस कैसे होगा? आ रहा है आपको समझ में बात? एलआर का कंसेप्ट समझ में आया सबको?
क्लियर है? चलिए, इतना क्लियर है तो हम लोग लिखते हैं। जो थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है वो जब डिक्टेट करेंगे इसको तो और क्लियर होगा। अदर एग्जांपल लेंगे क्वेश्चंस वाइज, फिर उसको डील करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? रिएजेंट विल गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट। reagent which get consumed first। वैसा रिएजेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जा रहा है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। in a balanced chemical equation। are known as limiting reagent। सिमिलरली एक्सेस रिएजेंट क्या होगा? एक्सेस रिएजेंट जो एक्सेस में होंगे, रिएजेंट विच आर इन एक्सेस excess quantity in a balanced chemical reaction are known as excess reagent। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक इक्वेशन गिवन है N2 plus H2 gives NH3। first we have to balance, so this is 3, this is 2। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का बैलेंस्ड इक्वेशन गिवन है। along with we have given the number of moles। N2 is 3 mole, 3 mole N2 and 5 mole H2 is given। ठीक है, ये गिवन है। हमें बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड। फाइंड number of moles of ammonia formed। बताइए, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। ओके, चलिए समझते हैं। एक तो पहले हम लोग रफ आइडिया यहाँ पे समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। अभी तक जो स्टोइचियोमेट्री हम लोग पढ़े हैं उसके बिहाफ पे अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें, हम एक बार N2 को लेके चलते हैं। सर बैलेंस्ड इक्वेशन हमें क्या बताता है? हमें बताता है कि 2 मोल N2 gives 2 मोल N2 सॉरी 1 मोल N2 gives 2 मोल NH3। 2 मोल NH3 इसको लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर एनालिसिस। देखिए 1 मोल N2 gives 2 मोल NH3। सर हाउ मच मोल्स ऑफ N2 here we have given? 2 मोल। 2 mole N2 gives how much? 4 mole of NH3। that is the answer। ये होना चाहिए था। चलिए हम H2 से डील करते हैं। H2 हमें सजेस्ट करता है कि 3 mole H2 gives how much mole NH3? 2 mole NH3। तो यहां से अगर हम देखेंगे सर कि 5 मोल गिवन है तो 5 मोल H2 gives how much moles ये? तो 2/3 into 5 mole NH3 means 10/3 मोल NH3। तो सर एक ही इक्वेशन में अमाउंट ऑफ NH3 प्रोड्यूस अलग अलग कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, ऐसा क्यों हो रहा है? अलग अलग नहीं आना चाहिए। आप स्टोइकियोमेट्री अगर आप सही ये यूज कर रहे हैं तो आपको आंसर सेम NH3 ही तो प्रोड्यूस हो रहा है ना।
तो ये सेम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, एक ही अमाउंट है इसका प्रोड्यूस होगा, या तो ये 4 मोल प्रोड्यूस होगा या तो ये 10/3 मोल प्रोड्यूस होगा। ये दोनों कैसे होगा आंसर? अब ये दो आंसर आ क्यों रहा है? ये दो आंसर आ रहा है यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से। यहाँ पे जो गिवन क्वांटिटी है ना, इन दैट फ्रॉम दैट वी कैन सी कि सर N2 and H2 is not completely consumed. If 1 mole of N2 and 3 mole of H2 is completely consumed, then we get 2 mole of NH3. तो अगर ऐसा रिलेशन फॉलो कर रहा होता गिवन डेटा तो हमारा आंसर सेम आता। ऐसा नहीं है, इसीलिए आंसर ऐसा नहीं आ रहा है। तो फिर हम क्या करें ऐसे क्वेश्चंस के लिए? हम 4 मोल आंसर लिखें या 10/3 मोल आंसर लिखें या कुछ और करना है? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए या किसी भी स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हमें ध्यान में रखना होता है वी हैव टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले हमें एलआर फाइंड आउट करना पड़ता है। अब एलआर इसमें कैसे फाइंड आउट करें सर? तो ये तो इक्वेशन सिंपल है, आपको यहाँ पे आसानी से एलआर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? कि सर हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन से 3 मोल हाइड्रोजन कंबाइन करता है। दैट मीन्स 3 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 3 9 मोल हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन गिवन इज हाउ मच? 5 मोल ओनली। दैट मीन्स हाइड्रोजन कंज्यूम्ड फर्स्ट, दैट इज हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो प्रॉब्लम ये है कि ये तो एक छोटा सा इक्वेशन था जिसमें ओनली 2 रिएक्टेंट कंपाउंड, और हम आसानी से कंपेयर कर लिए कि 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट करता है तो 3 मोल से 9 मोल रिएक्ट करना चाहिए था, बट गिवन डेटा इज ओनली 5 मोल, तो 5 मोल इज लिमिटिंग रिएजेंट, H2 बिकम्स लिमिटिंग रिएजेंट। बट प्रॉब्लम है कि अगर मल्टीपल कंपोनेंट हो, 2 से ज्यादा कंपोनेंट हो, तो फिर हमें बार बार उसको कंपेयर करना प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले हम 2 कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे कि इसमें कौन ज्यादा कम, फिर हम जो कम आएगा उससे तीसरे कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे, तो ये टास्क हमारा टफ हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास रूल है कि आप क्या करिए कि गिवन मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। जो मिनिमम आएगा दैट वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, जो मैक्सिमम आएगा दैट वन इज एक्सेस रिएजेंट। या अगर मल्टीपल, यहाँ तो 2 ही कंपोनेंट है तो एक मिनिमम एक मैक्सिमम आएगा। अगर मल्टीपल कंपोनेंट है तो सब में आपको क्या करना है? गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो वैल्यू सबसे मिनिमम आएगा दैट बिकम्स एलआर। सो हम यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है सर? इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है। सो हम अगर एलआर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है? गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो इट बिकम्स 3 मोल and it becomes 5/3 mole. 5/3 mole. Which one is larger? This is minimum. ये मिनिमम वैल्यू है सर, और दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। आ रहा है बात समझ में? सो दिस मिनिमम वैल्यू, because of this minimum value, it becomes limiting reagent LR. It consumed first in the reaction, and it becomes excess reagent ER. किसी को कोई दिक्कत है? एक तो तरीका कि सर अगर स्मॉल इक्वेशन है तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम आसानी से यूनिटरी मेथड से ये बात समझ सकते थे कि 1 मोल N2 3 मोल H2 से कंबाइन करता है। वी हैव गिवन 3 मोल ऑफ N2, सो 3 मोल्स ऑफ N2 रिक्वायर्ड 9 मोल ऑफ हाइड्रोजन, बट ओनली is taken in less amount, hydrogen is LR, hydrogen consumed first. दूसरी बात है कि अगर इसे हम कैसे से तरीके से निकालें तो हमारा काम है कि गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कीजिए। जो वैल्यू मिनिमम आएगा वहां से आपको एलआर डिसाइड हो जाएगा। सो जब हम यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे N2 का 1 एंड H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 3, गिवन मोल 3, 3/1 3 and 5 mole given for H2, so 5/3 mole for H2, 5/3 mole, 5/3 is minimum less than 3, so minimum value, because of minimum value H2 becomes LR. तो पहला काम समझ में आया ये कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें सबसे पहले एलआर फाइंड आउट करना होता है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना होता है। क्यों फाइंड आउट करना होता है? क्योंकि अब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन एलआर। अब इसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक की बात नहीं है भाई। अगर H2 कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा वहीं पे रिएक्शन रुक जाएगा। N2 अकेले NH3 थोड़ी प्रोड्यूस कर सकता है। क्या N2 अकेले NH3 प्रोड्यूस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सो सर यहाँ पे जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होगा प्रोडक्ट बनना रुक जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज एडवाइजेबल दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड्स ऑन एलआर। तो क्या हम ये रूल जो यहाँ पे लिख रहे हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड्स ऑन एलआर, क्या ये बहुत बड़ा रूल है? आपको रटना पड़ेगा ये चीज।
आपको समझ में नहीं आया कि एलआर पे, लिमिटिंग रिएजेंट पे प्रोडक्ट क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि एक कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो जैसे ही कंप्लीटली खत्म होगा, कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट बनना रुक जाएगा। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, दैट डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्या हम ये लिख लें कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, amount of product depends on limiting। अब हमें जो प्रोडक्ट का कैलकुलेशन कि हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, वो हमें ऑन द बिहाफ लिमिटिंग रिएजेंट प्रोसीड करना है, लिमिटिंग रिएजेंट बताना है। सो दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट सच एज, सो अमाउंट ऑफ NH3 प्रोड्यूस जो हम निकालेंगे, अमाउंट ऑफ ammonia produced here depends on H2, depends on H2। सो सर ये H2 वाला जो कैलकुलेशन किए है ना, वो आपका करेक्ट आंसर है। N2 वाला कैलकुलेशन आपका रॉन्ग है। N2 से जो आपको कितना मोल आ रहा था, 9 मोल आ रहा था, 9 मोल ना, 3 मोल्स ऑफ N2 लिए गए तो 1 मोल नहीं, 6 मोल, 1 मोल से 2 मोल, तो 3 मोल से 6 मोल, तो ये 6 मोल आंसर आ रहा है सर आपका, वो रॉन्ग आंसर है, 6 मोल नहीं होगा सर। यहाँ पे हम 6 मोल लिखे हैं क्या, कुछ और लिख दिए, 4 मोल लिख दिए। यहाँ 2 मोल N2 गिवन नहीं है हमें, 3 मोल N2 गिवन है। सो 3 मोल N2 से 6 मोल देगा ये, ठीक है। सो सर यहाँ पे 6 मोल NH3 जो आप कैलकुलेट किया है ना, दैट इज रॉन्ग। 6 मोल NH3 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा 6 मोल NH3? क्योंकि कंप्लीटली 3 मोल N2 कंज्यूम हो ही नहीं रहा है, कंप्लीटली 3 मोल N2 रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, तो आपको 6 मोल NH3 कहाँ से मिलेगा? तो हमें H2 पे डिपेंड करना है, डिपेंड करवाना है। तो हम H2 से अब कैलकुलेट करेंगे कि सर H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रिलेशन क्या है। तो 2 मोल H2, NH3 का इक्वेशन देखिए आप, 3 मोल H2 गिव्स 2 मोल NH3, 3 moles of H2 gives 2 mole of NH3। So how much mole it is given? 5 mole. 5 mole of H2 gives 2 by 3 into 5 mole of NH3, that is 10 by 3 mole of NH3। This is the correct answer। क्या लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट पे प्रोडक्ट कैसे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट हमेशा एलआर से ही कैलकुलेट क्यों किया जाता है। किसी भी स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चंस में अगर हमें गिवन डेटा है तो सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा एलआर चेक करना। हम आंख बंद करके ऐसे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड हम नहीं निकालेंगे। अब से पहले हम चेक करेंगे कहीं एलआर वाला क्वेश्चन तो नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है, क्या कंप्लीटली रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है क्या। अगर कंप्लीटली रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, अगर रिएक्टेंट कंप्लीटली कंबाइन करके या डिकम्पोज करके या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके, जिस टाइप का रिएक्शन है उस टाइप का रिएक्शंस करके अगर वो या बर्न हो करके कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, then only we use straightforward relationship of stoichiometric relationship। अगर ऐसा नहीं है, कहीं भी प्रॉब्लम है, अगर वो एलआर का क्वेश्चंस बना रहा है, एक्सेस रिएजेंट जो गिवन डेटा है वो सफिशिएंट नहीं है, एक कंपोनेंट जो है वो कंप्लीटली दूसरे से कंबाइन नहीं कर रहा है, इन ऑल दैट केस वी फर्स्ट हैव टू फाइंड आउट एलआर। एलआर फाइंड आउट करने का तरीका अपने पास है, गिवन मोल्स या गिवन मास। अगर मास गिवन होता है यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने आपको यहाँ पे बताया। अब अगर बताइए कि सर आप तो गिवन में 3 मोल 5 मोल दिए थे ना, अगर हमें मास दे देता, 3 मोल का मास हम ले लेते हैं, इसी पे हम मास का चीज, 3 मोल N2 का मास कितना हो जाएगा, N2 मीन्स 28 3 सा, ठीक लिखे हैं।
क्लियर है? 84 ग्राम नाइट्रोजन गिवन होता है N2, ठीक है, N2 84 ग्राम गिवन होता, और 5 मोल का मतलब है यहाँ पे 5 मोल H2 का मतलब है 10 ग्राम H2 गिवन होता। अब सर यहाँ पे हम एलआर कैसे निकालते? क्या हम पहले मोल निकालते, फिर हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालते, फिर हम एलआर निकालते क्या? या फिर हम यूनिटरी मेथड से मास से कैलकुलेट करते कि 28 ग्राम रिएक्ट्स विथ 3 2 जा 6 ग्राम, 28 ग्राम रिएक्ट विथ 6 ग्राम, तो 84 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? उतना है क्या? नहीं है उतना ग्राम H2, तो इसका मतलब H2 एलआर है। क्या हम ऐसे को निकालते क्या? कैसे करते? इसमें हम एलआर कैसे कैलकुलेट करते अगर हमें वेट गिवन होता तो? अगर हम क्विकली नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए हम आपको एक होमवर्क देते हैं, इसको आप लोग सोच के आराम से करिएगा इसको, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिक्टेट करेंगे। होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क फर्स्ट। क्या है ये होमवर्क? एक क्वेश्चन लिख लीजिए जिसमें हम लोग वेट गिवन किए दिए हुए हैं 50 kg ऑफ N2। थोड़ा सा यूनिट पे भी ध्यान दीजिएगा। 50 kg ऑफ N2 and 10 kg of H2, 10 kg of H2 are mixed to produce, are mixed to produce produce NH3 gas. Calculate the NH3 form amount of NH3 formed. यहाँ हम एक्सटेंड कर सकते थे, also calculate or also identify the limiting reagent, but without finding limiting reagent we cannot got the exact answer of amount of NH3 produce. तो ये क्वेश्चंस बाय डिफॉल्ट इसमें एम्बेडेड है कि पहले आपको निकालना है कि NH3 which one is limiting reagent, LR कौन सा है, H2 है या N2 है, which one is LR, then we have to calculate how much NH3 is produced. So it is homework for you. आप इसको कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डील करेंगे कि अगर वेट गिवन है तो हम एलआर कैसे निकालते हैं। कोई प्रॉब्लम?